Hello everyone. In today's lecture we are going to learn about the different systems of recording inventory. आप inventory को कैसे record कर सकते हो and then we are going to move on to different methods of valuation of inventory. So starting with inventory record systems, there are two ways you can record your inventories. One is the perpetual inventory system and the other is periodic inventory system. A perpetual inventory system मतलब as the name suggests कि आप रियल टाइम इन्वेंट्री का ट्रैकिंग करते हो, आप कंटिन्यूसली आपके इन्वेंट्री के मूवमेंट्स रिकॉर्ड करते जाते हो. दैट इज टू से आफ्टर एवरी रिसीट एंड आफ्टर एवरी इशू ऑफ इन्वेंट्री यू आर गोइंग टू रिकॉर्ड द बैलेंसेस. जैसे इन परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम दिस इज हाउ यू प्रिपेयर एन इन्वेंट्री कार्ड. आप डेट लिखते हो, आप रिसीट का क्वांटिटी रेट अमाउंट, इशू का क्वांटिटी रेट अमाउंट और हर एक रिसीट और हर एक इशू के बाद आप उसका बैलेंस रिकॉर्ड करते जाते हो. जैसे फॉर एग्जांपल 1st of April को आपने इन्वेंट्री परचेज किया, लेट्स से 200 गुड्स फॉर एट द रेट ऑफ 10 रुपीज ईच. सो आपका टोटल अमाउंट ऑफ इन्वेंट्री कितना हो गया 2000. सो एज ऑन 1st of April आपका इन्वेंट्री का बैलेंस है 200 इंटू रेट 2000. अब आपने 2nd of April को इशू किया, इसमें से लेट्स से 50 यूनिट्स. आपने 50 यूनिट्स इशू किए 10 रुपीज़ के रेट पे, यही वाले इशू किए. नाउ दिस यू आर इशूइंग. नाउ दिस इशू का कॉलम डज नॉट मीन सेल. इट मीन्स इट डज नॉट डिनोट सेल. इट डिनोट्स कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और कॉस्ट ऑफ गुड्स यूज फॉर प्रोडक्शन. सो यहाँ पे रेट में गलती से भी कभी सेलिंग प्राइस नहीं आता है, यहाँ पे आपका कॉस्ट ही आता है. तो आपने 50 यूनिट्स इशू किए, ये 200 यूनिट्स में से कितने रुपीज़ के थे? तो 10 रुपीज़ के थे. तो 500 रुपीज़ का इन्वेंट्री आपने यूज किया. तो आज आपके पास कितना बैलेंस बचा है? 150 यूनिट्स ऑफ ₹10 ईच. 1500 रुपए का इन्वेंट्री आपके पास पेंडिंग है. सो दिस इज व्हाट इज मेंट बाय परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम. आप हर एक रिसीट के बाद, हर एक इशू के बाद आपके इन्वेंट्री का बैलेंस रिकॉर्ड करते हैं. ठीक है. सो इट इज बेस्ड ऑन बुक रिकॉर्ड्स. आफ्टर एवरी रिसीट एंड इशू यू आर चेकिंग द बैलेंस. इट इज प्रोवाइड्स कंटिन्यूस इन्फो अबाउट इन्वेंट्री एंड कॉस्ट ऑफ सेल्स. कंटिन्यूसली आपको पता है हर एक ट्रांजैक्शन के बाद कि आपका इन्वेंट्री कितना है और आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री यूज्ड कितना है. ठीक है, यहाँ पे आपको यूज दिख रहा है और ये कॉस्ट पर दिख रहा है, तो आपको कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री यूज और कॉस्ट ऑफ सेल्स भी कंटिन्यूसली पता रहता है. ठीक है. अब यहाँ पे आपका COGS कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपको पता रहता है, बैलेंसिंग फिगर आपका इन्वेंट्री दिखता है. बट ये पूरा मेथड यूज़ करना बहुत कॉस्टली है, बिकॉज हर छोटे बड़े एंटरप्राइज को, हर छोटे एंटरप्राइज को इतना डिटेल्ड इन्फो रखना अपने इन्वेंट्री के बारे में पॉसिबल नहीं होता है. सो इट इज़ अ वेरी कॉस्टली मेथड. यू हैव टू हैव अ प्रॉपर मैकेनिज्म टू मेंटेन दिस. फिर यहाँ पे आपको आपके बिजनेस के ऑपरेशंस बंद नहीं करने पड़ते हैं इन्वेंट्री वैल्यू करने के लिए, क्योंकि आपका रेगुलर कोर्स ऑफ बिजनेस में ही आप आपका इन्वेंट्री का वैल्यूएशन करते रहते हो. जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको अलग से कुछ करने की ज़रूरत पड़ रही है क्या? जैसे जैसे आपकी इन्वेंट्री है वैसे वैसे रिकॉर्ड होते गए, जैसे इशू होते गया वैसे रिकॉर्ड होते गया. बैलेंसिंग फिगर आपका क्लोजिंग इन्वेंट्री का ऑटोमेटिकली आता जाएगा. तो आपको आपके बिजनेस में अलग से इन्वेंट्री वैल्यूएशन के लिए कुछ बंद नहीं करना पड़ेगा जब आप परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम फॉलो कर रहे हैं. ठीक है. अब नेक्स्ट इन्वेंट्री सिस्टम अपना क्या है? तो पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम. इट इज द मेथड ऑफ असर्टनिंग इन्वेंट्री बाय टेकिंग एक्चुअल फिजिकल काउंट. एक्चुअल फिजिकल काउंट मतलब क्या? ईयर एंड आने पर या क्वार्टरली या 6 मंथली आप आपके बिजनेस में फिजिकली इन्वेंट्री काउंट करते हो. फिजिकली पैकेट्स या जो भी आपका रॉ मटेरियल है आप फिजिकली उसको काउंट करते हो, उसको गिनते हो. इट इज बेस्ड ऑन फिजिकल वेरिफिकेशन. इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट इन्वेंट्री एंड COGS एट अ पर्टिकुलर डे. क्योंकि रोज आप फिजिकल इन्वेंट्री काउंट नहीं कर रहे हो, आप एक पर्टिकुलर दिन पे काउंट कर रहे हो. जैसे फॉर एग्जांपल 31 मार्च. तो 31 मार्च को इतना इन्वेंट्री है. 31 मार्च एक पर्टिकुलर डेट है, उस डेट पर कितना इन्वेंट्री है सिर्फ वो आपको पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम बताएगा. ठीक है. यहाँ पे
फिजिकल काउंट से अपने को इन्वेंट्री पता चल जाता है, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपना बैलेंसिंग फिगर आता है। मतलब क्या कि अंडर पीरियोडिक सिस्टम आपको ओपनिंग इन्वेंट्री पता रहता है, आपको परचेसेस पता रहते हैं क्योंकि आप परचेसेस की एंट्री करते रहते हो, और आपको क्लोजिंग इन्वेंट्री पता रहता है जो आप फिजिकली काउंट करके निकालते हो। तो आपका बैलेंसिंग फिगर क्या आता है, ओपनिंग प्लस परचेसेस माइनस क्लोजिंग, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपका बैलेंसिंग फिगर आता है। ठीक है, अब ये वाला जो मेथड है इन्वेंट्री रिकॉर्ड करने का, इट इज़ वेरी सिंपल एंड लेस एक्सपेंसिव, क्योंकि आपको उसके लिए कोई प्रॉपर मेथड या प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड वे ऑफ रिकॉर्डिंग इन्वेंट्री नहीं बिठाना है। ऑल यू हैव टू डू इज टेक अ सिलेक्ट अ पर्टिकुलर डेट, उस दिन आपको फिजिकली इन्वेंट्री काउंट करना है 1 2 3 4 5 6 7 8, आपको उसको उसके रेट से मल्टीप्लाई करना है एंड देन यू हैव द क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑन दैट पर्टिकुलर डेट। यहाँ पे आपको आपके बिजनेस को ऑब्वियसली क्लोज करना पड़ेगा जिस दिन आप फिजिकल काउंट ले रहे हो। अगर आप क्लोज नहीं करोगे तो आपका रॉ मटेरियल प्रोडक्शन के लिए इशू होता जाएगा, रॉ मटेरियल प्रोडक्शन के लिए इशू होता जाएगा, तो पहले आपने जो रॉ मटेरियल का काउंट लिया था उसमें से और कम हो जाएगा, तो आपको एक स्टेडी काउंट नहीं मिलेगा। इसके लिए आपको आपका पूरा बिजनेस बंद करके आपको इन्वेंट्री का काउंट लेना पड़ेगा। सो देर आर टू मेथड्स, परपेचुअल एंड पीरियोडिक। परपेचुअल मतलब आप कंटिन्यूस हर एक ट्रांजैक्शन के बाद रियल टाइम इन्वेंट्री ट्रैकिंग कर रहे हो। पीरियोडिक मतलब क्या, एक पर्टिकुलर दिन पर आप आपके फिजिकल इन्वेंट्री को काउंट कर रहे हो। ठीक है, अब परपेचुअल सिस्टम में आप क्लोजिंग इन्वेंट्री को बैलेंसिंग फिगर लेते हो, तो जो भी लॉस ऑफ गुड्स है, लॉस ऑफ गुड्स बाय थेफ्ट, लॉस इन ट्रांजिट, ये जो भी है ये आपका क्लोजिंग इन्वेंट्री में इंक्लूड होता है। अब क्लोजिंग इन्वेंट्री में कैसे इंक्लूड होता है, तो आपने ओपनिंग लिया, लेट्स से ओपनिंग आपका था 100 रुपीज़ का, परचेसेस था 500 रुपये का, और आपने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड था आपका 400 रुपये। ठीक है, तो आपका फॉर्मूला के हिसाब से यहाँ पे COGS आपने माइनस कर दिया तो 600 माइनस 400 200 आपका क्लोजिंग इन्वेंट्री आता है। अब इसमें से लेट्स से 100 रुपीज़ का 50 रुपीज़ का आपका लॉस इन ट्रांजिट था, तो क्या होगा आपका यहाँ पे 200 का फॉर्मूला के हिसाब से क्लोजिंग इन्वेंट्री आया। जब आप फिजिकली इन्वेंट्री काउंट करोगे तो आपको 150 ही दिखेगा। सो यू विल रियलाइज कि 50 इज गुड्स लॉस्ट इन ट्रांजिट और लॉस्ट बाय फायर और वट एवर, यू विल एटलीस्ट इन्वेस्टिगेट इनटू दिस 50 रुपीज़। जब आप पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम फॉलो कर रहे हो तो क्या हो रहा है कि ओपनिंग इन्वेंट्री आपको पता है, परचेसेस आपको पता है, क्लोजिंग इन्वेंट्री आपने फिजिकली काउंट किया है, तो 100 परचेसेस आपके 500 के थे और फिजिकली आपने इन्वेंट्री काउंट किया तो आपको क्या पता चला 150 रुपये का ही इन्वेंट्री है। यहाँ पे कितने का आया था, 200 का आया था। यहाँ पे आपको पता चला बिकॉज आपने फिजिकली काउंट किया है, तो फिजिकली काउंट किया है तो ऑब्वियसली लॉस्ट गुड्स फिजिकल काउंट में नहीं आएंगे, तो 150 है। तो आपका COGS कितना आया, 600 माइनस 150 मतलब 450 आपका COGS आया। तो यहाँ पे क्या हो गया, आपके जो 50 रुपीज़ के गुड्स लॉस्ट थे वो यहाँ पे COGS में इंक्लूड हो गए। आपको क्या लगेगा कि आपने 450 के गुड्स यूज किए हैं। यहाँ पे आपको ये डिटरमाइन करना कि आपके गुड्स लॉस्ट कितने हैं ये थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। परपेचुअल सिस्टम में कैसे होता है कि यू कैन ऑलवेज क्रॉस चेक बाय फिजिकली काउंटिंग द इन्वेंट्री। समझ में आया है सबको? ठीक है, चलो अभी हम जाते हैं मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री। Now there are two methods, two broad categories of valuing inventories. We are determining the cost of inventory. एक है historical cost method और दूसरा है non-historical cost method. ये वाले वीडियो में हम लोग historical cost methods पे concentrate करने वाले हैं। अब historical cost methods मतलब क्या, जिस cost पर आपने units purchase किए, जिस cost पर आपने goods purchase किए, वो cost को consider करके आप inventory का valuation करने वाले हो। ठीक है, अब हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड्स में देर आर अगेन 5 डिफरेंट मेथड्स दैट कैन बी यूज। द फर्स्ट इज स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड। अब स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड क्या है, तो एक्चुअली आपके गुड्स कितने आ रहे हैं जा रहे हैं इसका आप एक ट्रैक रखोगे और हर एक आइटम को उसका पर्टिकुलर कॉस्ट पर वैल्यू करोगे। अब स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड मतलब क्या, लेट्स से आप ये एक पेंसिल है और एक लेट्स से कैलकुलेटर है,
आप ये दो चीज़ों में डील कर रहे हो और आप ये सिर्फ यही दो चीज़ों में डील कर रहे हो, सेम टाइप की पेंसिल, सेम टाइप का कैलकुलेटर, तो आप क्या करोगे, आपने जितने पर ये कैलसी परचेज किया था उतने पर आपका इन्वेंट्री बताओगे, जितने पे आपने ये पेंसिल परचेज किया था उतने के ऊपर आप अपना इन्वेंट्री बताओगे, उतने पर आपका क्लोजिंग स्टॉक वैल्यू करोगे, ठीक है। तो अब स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड सिर्फ ऐसे ही गुड्स में पॉसिबल है जो एक तो हाई वैल्यू के हैं और वो इंटरचेंजेबल नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल आप ऐसे पेंसिल में डील करते हो, ठीक है, ये पेंसिल का प्राइस फ्लक्चुएट होते रहता है और आप बहुत बड़ी क्वांटिटी में ये पेंसिल्स खरीदते हो, 1,00,000-2,00,000 पेंसिल्स अलग अलग टाइप के आप खरीदते हो और आप बल्क में खरीदते हो विदाउट स्पेसिफिक सेग्रीगेशन ऑफ दीज पेंसिल्स, ठीक है। अब आपको पॉसिबल है क्या कि आप हर एक पेंसिल को उसके कॉस्ट पर दिखा सको? नहीं। तो ऐसे टाइम पे स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड पॉसिबल नहीं। हाँ, बट आप लेट्स से फॉर एग्जांपल डायमंड्स में डील कर रहे हो, ठीक है। सो आपने 4-5 प्रकार के डायमंड्स आपने मंगाए हैं एंड यू आर गोइंग टू डील इन दीज डायमंड्स। सो दीज डायमंड्स आर ऑफ हाई वैल्यू एंड दीज आर नॉट इंटरचेंजेबल। हर एक डायमंड अलग टाइप का है, अलग फाइननेस का है, अलग क्वालिटी का है, तो आपको ये डायमंड्स का इन्वेंट्री स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड के हिसाब से ही करना पड़ेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट इज फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो एज द नेम सजेस्ट, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड इज नथिंग बट जो आपने पहले खरीदा है वो आपने पहले बेचा है या पहले यूज़ किया है। जैसे फॉर एग्जांपल पहले यूज़ किया है या पहले बेचा है मतलब क्या, अपना एग्जांपल है कि मैंने ये अलग अलग डेट्स पर अलग अलग क्वांटिटीज़ और अलग अलग प्राइस पर चीज़ें खरीदी है, ठीक है। मैंने दिसंबर 4 को 900 यूनिट्स खरीदे और 50 रुपीज़ के और 50 रुपीज़ पर खरीदे, फिर 10 को खरीदे, 11 को खरीदे, 19 को खरीदे, 28 को खरीदे। उसमें से 1600 यूनिट्स मैंने इशू कर दिए या 1600 यूनिट्स यूज़ हो गए। अब टोटल मैंने परचेज कितने किए थे, 2600 यूनिट्स परचेज किए थे, उसमें से मैंने 1600 यूनिट्स बेच दिए। तो मेरे यूनिट्स बचे कितने हैं, यूनिट्स रिमेनिंग इज क्लोजिंग इन्वेंट्री यूनिट्स कितने हैं, 2600 टोटल परचेज किए थे, 1600 इशू कर दिए, तो यूनिट्स कितने बचे हैं, 1000 यूनिट्स बचे हैं। अब फीफो क्या बोलता है कि आपने जो पहले परचेज किया वो आपने पहले यूज़ किया, तो मतलब मैंने 1600 जो यूनिट्स यूज़ किए वो मैंने कौन से यूज़ किए रहेंगे, जो सबसे पहले परचेज किए। तो सबसे पहले कौन से परचेज किए, ये 900 यूनिट्स एट 50 रुपीज़, 400 यूनिट्स एट 55 रुपीज़, 900 प्लस 400 1300 हो गए और 300 यूनिट्स एट 55 रुपीज़। तो ये मैंने सबसे पहले यूज़ किए एज पर फीफो मेथड। अब मैंने पहले ये यूज़ कर लिए तो क्लोजिंग इन्वेंट्री में एंड में मेरे स्टॉक में कौन से यूनिट्स बचे, जो मैंने सबसे लास्ट में परचेज किए थे। अब जो लास्ट में परचेज किए थे वो कौन से हैं, ये 200 यूनिट्स एट ₹60 एंड 800 यूनिट्स एट ₹47। तो मेरा वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री एज पर फीफो क्या हो गया, 200 यूनिट्स इंटू 60 रुपीज़ प्लस 800 यूनिट्स इंटू 47 रुपीज़। तो मेरा वैल्यू हो गया मेरा आता है 49,600। पहले जो परचेज किया वो पहले यूज़ किया, ये 1600 यूनिट्स मैंने पहले यूज़ कर लिए जो सबसे पहले परचेज किए थे। तो एंड में मेरे इन्वेंट्री में क्या बचा, जो सबसे लास्ट परचेज किया। समझ में आया? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मतलब क्या होता है कि जो आपने पहले परचेज किया वो आपने सबसे पहले यूज़ किया। समझ में आया है? पक्का 100%? ओके। अभी फीफो मेथड में और एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगी, अगर आपको फीफो समझा है तो मुझे बताओ, अगर मेरा इन्फ्लेशन का पीरियड चल रहा है, मतलब मेरे गुड्स के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, इफ़ आई एम इन इन्फ्लेशन पीरियड, ठीक है, इन्फ्लेशन है, ठीक है, मेरे गुड्स के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, ठीक है, तो मुझे बताओ ऐसे टाइम पर इन फीफो के हिसाब से मेरे इन्वेंट्री का वैल्यू ज़्यादा दिखेगा या कम दिखेगा? मेरे इन्वेंट्री का वैल्यू ज़्यादा दिखेगा या कम दिखेगा? मैं एग्जांपल से एक्सप्लेन करती हूँ, ठीक है। अभी यहाँ पे स्टार्टिंग में मैंने फर्स्ट को परचेज किया था 100 यूनिट्स एट ₹10। इन्फ्लेशन है तो फिफ्थ को, अभी ऑब्वियसली इन्फ्लेशन इतना आपको रेडीली नहीं दिखेगा, फिफ्थ को मैंने फिर से 100 यूनिट्स परचेज किए एट ₹12। अब इस बीच में मैंने इशू किए थे, या लेट्स से सिक्स्थ को मैंने इशू किए 100 यूनिट्स, ठीक है।
अभी फीफो के हिसाब से क्या होने वाला है, फीफो के हिसाब से 6 को जो मैंने इशू किए हैं ये मैं कौन से इशू करने वाली हूँ, ये फर्स्ट को जो मैंने परचेज किए थे वो इशू करने वाली हूँ। तो मेरे बचे कौन से हैं, मेरे क्लोजिंग स्टॉक में बचे हैं ये जो 5th को परचेज किए थे वो वाले। तो ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इन्फ्लेशन मैंने देखा मेरे इन्वेंट्री का वैल्यू फीफो के हिसाब से ज़्यादा आएगा बिकॉज इन्वेंट्री का वैल्यू रहेगा 1200। समझ में आया? तो ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इन्फ्लेशन माई कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री इज गोइंग टू बी हायर इन फीफो मेथड। समझ में आया? अब लीफो मतलब क्या, लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो आपने लास्ट परचेज किया है वो आपने पहले बेचा है। तो यहाँ पे ये वाले एग्जाम्पल में लीफो मेथड के हिसाब से क्या होगा, जो मैंने लास्ट परचेज किया है वो पहले बेचा है। सो 1600 यूनिट्स जो मैंने इशू कर दिए वो कौन से रहेंगे, सबसे पहले 800 यूनिट्स ये, 200 यूनिट्स ये, तो टोटल 1000 हो गए। और 600 यूनिट्स कौन से रह गए, 300 यूनिट्स ये, और इसमें से 300 यूनिट्स। तो मेरे बचे कौन से हैं, एक तो 900 यूनिट्स ऑफ ₹50 एंड 100 यूनिट्स ऑफ ₹55। तो लीफो के हिसाब से वैल्यू क्या आ जाएगा, फर्स्ट जो परचेज किए थे वो बचे रहेंगे क्योंकि जो मैंने लास्ट परचेज किए वो तो मैंने 1600 में यूज़ कर लिए। तो बचे कौन से हैं, तो 100 यूनिट्स फ्रॉम दिस लॉट ऑफ 10th December। सो 100 इंटू 55 प्लस 900 इंटू 50, राइट। टोटल 1000 यूनिट्स बचे हैं, तो 5500 प्लस 900 इंटू 50 दैट कम्स टू ₹50,500। समझ में आया है? पक्का? जो आपने लास्ट परचेज किया था वो आपने पहले इशू कर दिया, तो आपने जो पहले परचेज किया था वो आपके इन्वेंट्री या क्लोजिंग स्टॉक में बचा रहा। ठीक है, अब वापस लीफो और इन्फ्लेशन में क्या होगा। अब अगर मैं लीफो मेथड फॉलो कर रही हूँ तो मैंने जो ये 100 इशू किए 6th को, वो मैंने कौन से इशू किए रह गए, ये 12 रुपीज़ वाले इशू किए रह गए। तो मेरे स्टॉक में कौन से बचे रह गए, ये फर्स्ट को परचेज किए हुए 10 रुपीज़ वाले। तो लीफो में इन्फ्लेशन के टाइम पे मेरा क्लोजिंग स्टॉक कम दिखता है और फीफो में मेरा ज़्यादा दिखता है, क्योंकि फीफो में कौन सा बचता है, बाद में के मतलब जो प्राइस बढ़े हुए मेरा क्लोजिंग स्टॉक में दिखता है, बट लीफो के अंदर प्राइस कम जब था तभी का मेरे क्लोजिंग स्टॉक में दिखता है। समझ में आया है? पक्का 100%। चलो अब सिंपल एवरेज। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय सिंपल एवरेज? तो सिंपल एवरेज मेथड इज सिंपली taking an average of all these prices and multiplying it by your closing inventory के units। अब average of all the prices क्या होगा, तो average of all the prices is going to be 50 plus 55 plus 55 plus 60 plus 47 divided by 1 2 3 4 5। सिंपल एवरेज निकाल रहे हैं तो 50 plus 55 plus 55 plus 60 plus 47 divided by 5 that comes to rupees 53.4। ठीक है, तो 53.4 is my simple average price। ये मैं मल्टीप्लाई करूँगी, therefore value of inventory will be equal to 53.4 इंटू क्लोजिंग इन्वेंट्री कितना है, मैंने टोटल 2600 यूनिट्स परचेज किए थे, उसमें से 1600 यूनिट्स यूज़ कर लिए, तो कितने बचे, 1000 यूनिट्स बचे। सो मेरा टोटल वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री आता है ₹53,400। समझ में आया है?